इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 4 और अध्याय का नाम है विद्युत चुम्बकीय एवं तापीय प्रभाव। इस अध्याय की पहले भी हमने वीडियो बनाई है और वे सभी वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम बैटरी से विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है से प्रारंभ करते हैं। आइए हम अपना अध्ययन विद्युत सेलों के सबसे प्राचीन प्रकारों में से एक से आरंभ करते हैं। 4.3.1 वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल को गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है कि वोल्टीय सेल का दूसरा नाम क्या है, तो इसमें लिखेंगे गैल्वेनिक सेल। आगे इसमें है, यह चित्र 4.7 में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये चित्र है, ये चित्र इसमें इसको वोल्टीय सेल को जो है दर्शाया गया है। वोल्टीय सेल का सरल निरूपण। इसमें इसे जो है कांच अथवा प्लास्टिक के पात्र में रखी भिन्न भिन्न पदार्थों से निर्मित दो धातुओं की छड़ें होती हैं। इसमें क्या होती है, ये पात्र जो है कांच या प्लास्टिक का होता है और दो भिन्न भिन्न पदार्थों से निर्मित छड़ें जो है होती हैं, धातु की छड़ें होती हैं। इसमें यहाँ पर क्या होता है, इसमें धातु की छड़ें, कांच अथवा प्लास्टिक का पात्र होता है और दो जो है भिन्न भिन्न पदार्थों से निर्मित धातुओं की छड़ें होती हैं और एक द्रव होता है जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विद्युत अपघट्य कहते हैं। धातु की छड़ें जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं आंशिक रूप से विद्युत अपघट्य में डूबी हुई होती हैं। तो इसमें जो धातु की छड़ें हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं वो आधी जो है या आंशिक रूप से जो है इसमें विद्युत अपघट्य के अंदर जो है डूबी हुई होती है, जो प्राय एक दुर्बल अम्ल अथवा लवण का विलीन होता है। और विद्युत अपघट्य क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है अथवा लवण का विलीन होता है। छड़ों और विद्युत अपघट्य के मध्य रासायनिक अभिक्रिया विद्युत उत्पन्न होती है। छड़ों और विद्युत अपघट्य के बीच में जो है रासायनिक अभिक्रिया जो है विद्युत उत्पन्न होती है। जब परिपथ जुड़ा होता है तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर प्रभावित होती है। तो इसमें विद्युत धारा जो है धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर जो है प्रभावित होती है। समय के साथ विद्युत अपघट्य में उपस्थित आवश्यक रासायनिक अभिक्रियाओं में उपयोग कर लिए जाते हैं और सेल कार्य करना बंद कर देता है। कोई सेल जब विद्युत आपूर्ति करने के योग्य नहीं रहता तो यह निष्क्रिय सेल कहता है। तो निष्क्रिय सेल किसे कहते हैं? जब कोई सेल विद्युत आपूर्ति करने के योग्य नहीं रहता तो उसे निष्क्रिय सेल कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये चित्र जो है दर्शाया गया है। इसके अंदर सबसे पहले कांच का या प्लास्टिक का एक पात्र होता है। इसमें दो भिन्न भिन्न पदार्थों से निर्मित धातु की दो छड़ें होती हैं। इसमें इलेक्ट्रोड एक है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड दो है और इसमें एक विद्युत अपघट्य जो है द्रव जो भरा जाता है। इसमें ये संयोजी तार हैं और ये क्या है, लैंप है। ये सेल कार्य करता रहता है जब तक इसमें सभी जो विद्युत अपघट्य जो है प्रयोग नहीं किया जाए, जो रासायनिक अभिक्रिया जो है रासायनिक पदार्थ जो है उपयोग नहीं किया जाए। और कुछ समय के बाद में ये कार्य करना बंद कर देता है। इसमें क्या है, आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग किए गए समय के साथ विद्युत अपघट्य में उपस्थित आवश्यक रसायन, क्या कहता है भाई, समय के साथ विद्युत अपघट्य में उपस्थित आवश्यक रसायन अभिक्रिया में उपयोग कर लिए जाते हैं और सेल जो है कार्य करना बंद कर देता है। और ऐसा सेल जब वो विद्युत आपूर्ति के योग्य नहीं रहता उसे जो है निष्क्रिय सेल कहा जाता है। इससे आगे आपके संज्ञान में वोल्टीय या गैल्वेनिक सेलों का नामकरण दो इतालवी वैज्ञानिकों अलेसेंद्रा वोल्टा और लुइगी गैल्वेनी के नामों पर किया गया है। तो इसमें ये वैज्ञानिक हैं
और इनके नाम पर जो है वोल्टिया या गैल्वेनिक सेल जो है नाम रखा गया है। तो इसमें ये प्रश्न बन जाता है, वोल्टिया और गैल्वेनिक सेलों का नामकरण किन वैज्ञानिकों के नाम पर किया गया है, ये इसका उत्तर है। 17वीं शताब्दी के अंत में गैल्वेनी ने देखा कि एक मृत मेंढक की टांग दो भिन्न भिन्न धातुओं तांबे और लोहे से स्पर्श करने पर फड़क उठी थी। तब तक यह ज्ञात हो चुका था कि विद्युत मांसपेशियों की गति को उत्तेजित कर सकती है, और गैल्वेनी ने सोचा कि इस प्रयोग में मेंढक के टांग की मांसपेशियों को फड़कने के लिए आवश्यक विद्युत मेंढक से उत्पन्न हुई होगी। तो क्या सोचा, इसमें जो आवश्यक विद्युत है वो कहाँ से है, मेंढक से उत्पन्न हुई होगी। परंतु वोल्टा का विचार भिन्न था। उनका विश्वास था कि विद्युत धातुओं से उत्पन्न हुई है, न कि मेंढक से। क्या विश्वास था कि विद्युत जो है धातुओं से उत्पन्न हुई है, न कि मेंढक से। इसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने जब मेंढक की टांग के स्थान पर नमक के पानी में भिगोए कागज का उपयोग किया, तब भी उन्हें विद्युत धारा जो है प्राप्त हुई। इससे यह निष्कर्ष निकाला कि यह धातुओं और द्रव का संयोजन था, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न हुई, और इस प्रकार पहली बैटरी का आविष्कार हुआ। क्रियाकलाप 4.6 आइए निर्माण करें। क्या हम भी सरलता से उपलब्ध पदार्थों से स्वयं एक वोल्टिया सेल निर्मित कर सकते हैं? तो इसमें ये जिज्ञासु बालिका है, इसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है क्या हम भी सरलता से उपलब्ध पदार्थों से एक वोल्टिया सेल का निर्माण कर सकते हैं? तो इसमें आगे है 5 अथवा 6 रसीले नींबू, तांबे का तार या पट्टियाँ तथा लोहे की कुछ कीलें लीजिए। तो हमने क्या करना है, 5 या 6 नींबू लेने हैं, रस वाले होने चाहिए, तांबे का तार और लोहे की कुछ कीलें लेनी है। इसके अतिरिक्त एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड और एक संयोजी तार लीजिए। तो क्या लेना है, LED लेनी है, और साथ में जो है संयोजक तार लेनी है। चित्र 4.8 में दर्शाए अनुसार किसी एक नींबू में तांबे का तार और लोहे की कील एक दूसरे से कुछ दूरी पर लगाइए। तो एक नींबू में तांबे का तार, लोहे की कील जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर लगानी है। से सभी नींबुओं के लिए उपयुक्त चरणों को दोहराइए। तो इस तरह से सभी नींबुओं में ऐसा ही हमने करना है। तांबे के तारों और कीलों को चित्र 4.8 में दर्शाए अनुसार जोड़िए। पहले नींबू के तांबे का तार और अंतिम नींबू के लोहे की कील के मध्य संयोजन तारों का उपयोग करके LED जो है जोड़नी है। हमने ये चित्र जैसे दर्शाया गया है कि इस तरह से हमने जो है LED को जोड़ना है। आप क्या अवलोकन करते हैं, क्या LED दीप्त हो जाती है? इससे आगे है, यदि LED दीप्त नहीं होती तो इसकी सिरों को उल्ट दीजिए। क्या करना है, उल्ट देना है। क्या अब LED दीप्त हो जाती है? स्मरण रखें कि हम पहले ही सीख चुके हैं कि विद्युत धारा LED से तभी प्रवाहित हो सकती है जब LED का धनात्मक सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा हो। तो इसमें कहता है भी हम पहले ही सीख चुके हैं कि विद्युत धारा LED से तभी प्रवाहित हो सकती है जब LED का धनात्मक सिरा जो है बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा हो, और LED का ऋणात्मक सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हो। तो इसमें यहाँ पर जो लंबा तार LED में होता है वो धनात्मक सिरा होता है, और जो छोटा तार होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक सिरा होता है। इसमें यहाँ पर ये चित्र दर्शाया गया है, नींबुओं से निर्मित विद्युत सेल, नींबू से निर्मित सेलों से बना परिपथ। इसमें ये जो है तांबे की तार है यहाँ पर दर्शाई गई है, और ये लोहे की कील है, ये इसमें नींबू हैं, और इस तरह से जो चित्र जो है दर्शाया गया है। क्या आपका सेल कार्य कर रहा है? इस सेल में धातु के इलेक्ट्रोड, तांबे के तार और लोहे की कीलें हैं। इसमें क्या है अभी, धातु के इलेक्ट्रोड, तांबे की तार और लोहे की कीलें हैं।
नींबू का रस इसमें क्या है, विद्युत अपघट्य है। नींबू का रस क्या है, विद्युत अपघट्य है, जो विद्युत चालन में सहायता करता है। आप नींबू के रस के स्थान पर लवणों के विलीनों का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम नींबू के रस के स्थान पर जो है किसका उपयोग कर सकते हैं, लवणों का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे आ गया शुष्क सेल। शुष्क सेल में है एक सोपान ऊपर। वोल्टीय सेल बनाने के लिए धातु की कुछ सामान्य जोड़े हैं, जस्त या तांबा, जस्ता या चांदी, एल्युमिनियम या तांबा, लोहा या तांबा, मैग्नीशियम या तांबा, सीसा या तांबा। तांबे जैसी कुछ धातुएं धनात्मक इलेक्ट्रोड की भांति काम करती हैं। तो इसमें क्या है भी, तांबे जैसी कुछ धातुएं जो है धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में काम करती हैं, जबकि जस्ते जैसी कुछ अन्य धातुएं ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की भांति जो है काम करती हैं। ऐसा उनके रासायनिक गुणधर्मों के कारण है। ऐसा क्यों है भी, उनके जो हैं ऋणात्मक और धनात्मक के रूप में क्यों काम करती हैं, उनके रासायनिक गुणधर्मों के कारण है। इसके विषय में हम उच्च कक्षाओं में और अधिक सीखेंगे। वोल्टीय सेलों का प्रवर्तन एक महत्वपूर्ण आविष्कार था, परंतु दैनिक उपयोग हेतु ये सुविधाजनक नहीं है। इनके स्थान पर शुष्क सेल आज व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले विद्युत सेलों में से एक हैं। इन्हें शुष्क सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें विद्युत अपघट्य द्रव के रूप में नहीं होता। तो इसमें है शुष्क सेल को शुष्क क्यों कहा जाता है, शुष्क सेल को शुष्क सेल क्यों कहा जाता है, इसमें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें विद्युत अपघट्य द्रव के रूप में नहीं होता, परंतु गाढ़ी नम लेयी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, गाढ़ी नम लेयी के रूप में होता है। चित्र 4.9 शुष्क सेल की संरचना दर्शाई गई है। इसमें यहाँ पर ये चित्र दर्शाया गया है, इसमें शुष्क सेल की संरचना दर्शाई गई है। इसमें ये जो है शुष्क सेल है, ये बाहर का भाग हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो है इसकी आंतरिक संरचना जो हमें दिखाई दे रही है। इसमें क्या है, ये धातु की टोपी होती है, ये कार्बन की छड़, ये विद्युत अपघट्य होते हैं इसमें, और जस्ते का ये पात्र होता है। इस तरह से आगे है चित्र 4.9 में शुष्क सेल की संरचना दिखाई गई है। इसमें एक जस्ते का पात्र होता है जो ऋणात्मक सिरे की भांति काम करता है, और केंद्र में धातु की टोपी से ढकी हुई कार्बन की छड़ धनात्मक सिरे की भांति काम करती है। कार्बन की छड़ लेयी जैसे विद्युत अपघट्य से घिरी होती है। तो इसमें यहाँ पर ये शुष्क सेल की संरचना है, क्या है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, या शुष्क सेल की जो कैसे वो बना हुआ होता है। शुष्क सेल केवल एक बार उपयोग में लाया जाने वाला सेल है। इसको हम केवल एक बार ही उपयोग में ला सकते हैं, अर्थात एक बार प्रयोग करने के पश्चात इसका निस्तारण करना होता है। अब पुनः आवेशनीय बैटरियों का उपयोग कई अनुप्रयोगों के लिए तेजी से बढ़ रहा है। इससे आगे है पुनः आवेशनीय बैटरियाँ। पुनः आवेशनीय बैटरियों का अर्थ क्या है भी, ऐसी बैटरियाँ जिनको हम दोबारा चार्ज कर सकें, आवेशित कर सकें। पुनः आवेशनीय बैटरियों को अनेक बार पुनः आवेशित करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। तो पुनः आवेशनीय बैटरियाँ क्या होती हैं कि इनको हम पुनः आवेश करके पुनः उपयोग में ला सकते हैं। यह अपव्यय को रोकता है और समय के साथ धन की बचत भी करता है। इसके क्या लाभ हैं, इन बैटरियों के ज़्यादा खर्च रुकता है इससे, और समय के साथ में जो है धन की बचत भी होती है, क्योंकि बार बार उनको बदलना नहीं पड़ता, ये दोबारा जो है चार्ज हो जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि पुनः आवेशनीय बैटरियों का क्या लाभ है। इसका उत्तर हम यही है बी, इससे अपव्यय रुकता है और समय के साथ में धन की बचत होती है। दूसरा क्वेश्चन और है, पुनः आवेशनीय बैटरियाँ क्या हैं, कि ये ऐसी बैटरी है जिनको हम पुनः आवेशित करके उपयोग में ला सकते हैं। आगे इसमें ये चित्र दिखाया गया है, विभिन्न युक्तियों में सामान्यतः उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पुनः आवेशनीय बैटरी। इसमें क्या है, लैपटॉप के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ख है, मोबाइल में इसका उपयोग किया जाता है। और ग है, यहाँ पर ये कैमरे में उपयोग किए जाते हैं। और इसके बाद में घ जो है इन्वर्टर में उपयोग किए जाते हैं। और ये दिखाई गया है यहाँ पर वाहनों में इनका उपयोग किया जाता है। इस तरह से ये विभिन्न प्रकार की बैटरियाँ जो हैं जिनको हम दोबारा
जो है चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, दिखाई गई है। और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की बैटरी का आवेशन, जो मोबाइल फ़ोन है इसको कैसे जो है बैटरी को कैसे चार्ज किया जाता है दिखाया गया है। पुनः आवेशनीय बैटरियां विभिन्न प्रकार की होती हैं जिनका उपयोग विभिन्न युक्तियों में किया जाता है। घड़ियों और फ़ोन में उपयोग की जाने वाली छोटी बैटरियां, घड़ियों और फ़ोन में छोटी छोटी बैटरियां जो उपयोग की जाती हैं। लैपटॉप और टैबलेट में उपयोग की जाने वाली बैटरियां और इन्वर्टर अथवा विद्युत चालित वाहनों में उपयोग की जाने वाली बड़ी बैटरियां। तो इसमें यहाँ पर ये प्रश्न भी बन जाता है कि जो आवेशनीय बैटरियां हैं उनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर उत्तर है घड़ियों और फ़ोन में, लैपटॉप और टैबलेट में, इन्वर्टर में, विद्युत चालित वाहनों में। दूसरा है भी छोटी बैटरियों का उपयोग कहाँ किया जाता है, घड़ियों और फ़ोन में, और बड़ी बैटरियों का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसमें इन्वर्टर में, विद्युत चालित वाहनों में आदि। इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तथापि पुनः आवेशनीय बैटरियां भी सदैव के लिए उपयोग नहीं की जा सकती। हम इनको, ये नहीं है भी हम एक बार हमने बैटरी खरीद लिया तो हम लगातार उनको उपयोग करते रहेंगे, इसमें ऐसा नहीं है। तो इसके साथ अनेक बार आवेशित करने और उपयोग में लाने के पश्चात इन बैटरियों का धीरे धीरे क्षरण होता जाता है। तो धीरे धीरे जो है ये बैटरियों का जो है क्षरण होता जाता है। तो इसमें ये जिज्ञासु बालक है, अच्छा तो यही कारण है कि 1 अथवा 2 वर्ष के पश्चात फ़ोन की बैटरी आवेशन की आवृत्ति जो है बढ़ जाती है। आगे इसमें एक सोपान ऊपर। वर्तमान में पुनः आवेशनीय बैटरियों में सबसे अधिक प्रयुक्त बैटरी लिथियम आयन बैटरी है। तो इसमें लिथियम आयन बैटरी है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है, जो लगभग उन सभी युक्तियों में पाई जाती है जिनमें बैटरी लगानी पड़ती है। बैटरियों में लिथियम और कोबाल्ट जैसी विशेष धातुएं उपयोग में लाई जाती हैं। तो इनमें जो है कहता है कि इनके अंदर इन बैटरियों में लिथियम और कोबाल्ट जैसी विशेष धातुएं उपयोग में लाई जाती हैं। तो इसमें ये प्रश्न है भी सबसे अधिक बैटरियां वर्तमान में कौन सी प्रयोग की जाती हैं, लिथियम आयन बैटरी। और इनमें किन विशेष धातुओं का उपयोग किया जाता है, लिथियम और कोबाल्ट। किसका उपयोग किया जाता है, लिथियम और कोबाल्ट का। इनका खनन और संसाधन विश्व के सीमित क्षेत्रों में ही होता है। इसी कारण विभिन्न देश इनकी सुरक्षित आपूर्ति करने हेतु पुरानी बैटरियों के पुनः चक्रण और नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। अगली बड़ी छलांग के रूप में वैज्ञानिक ठोस अवस्था बैटरियों पर काम कर रहे हैं, जिससे द्रव अथवा लेई जैसी विद्युत अपघट्य को ठोस पदार्थों से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। ये भविष्य की बैटरियां अधिक सुरक्षित, शीघ्रता से आवेशित होने वाली और लंबे समय तक चलने वाली होंगी। उन्नतः पुनः आवेशनीय बैटरियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें कहता है भी जो पुनः आवेशनीय बैटरियां हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व विद्युत शक्ति के पर्यावरण अनुकूल स्रोतों के विकास की ओर जो है बढ़ रहा है। इस तरह से इस वीडियो में हमारा यह अध्याय पूरा होता है और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अगली वीडियो आपको मिलती रहे।